Good morning, students. Now, today we are going to discuss the relation between TC total cost and marginal cost. So, let us discuss the relation between total cost and marginal cost. First one is when TC increases at diminishing rate, the MC declines. TC जब आपको इंक्रीज कर रहा होता है डिमिनिशिंग रेट पे, यानी कि घटते हुए रेट पे, तो MC आपको डिक्लाइंस करता है, MC घटता है। यानी कि आपको याद रखना है कि जब MC घट रहा होता है, मार्जिनल कॉस्ट जो है यदि घट रहा होता है, तो TC आपको इंक्रीज होता है, लेकिन किस रेट पे? डिमिनिशिंग रेट पे। सेकेंड वन इज व्हेन TC इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, MC बिकम्स मिनिमम एंड कांस्टेंट। जब TC आपको इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट पे, तो MP का वैल्यू आपको मिनिमम एंड कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है ये इस चीज़ को याद रखना है कि जब TC आपको इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट पे, तो MC जो है मिनिमम हो जाता है और कांस्टेंट हो जाता है। व्हेन TC इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, MC इंक्रीजेज। और जब TC आपको इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, यानी कि बढ़ते हुए रेट पे, तो MC भी आपको इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में आपको रिलेशन है। यदि मार्जिनल कॉस्ट आपको घट रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट आपको इंक्रीज कर रहा है, लेकिन किस रेट पे? डिमिनिशिंग रेट पे। ठीक है, घटते हुए रेट पे। जब आपको मार्जिनल कॉस्ट आपको कांस्टेंट हो जाता है, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है एक कांस्टेंट रेट पे, एक समान। और जब आपको मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा होता है इंक्रीजिंग रेट पे, बढ़ते हुए रेट पे। तो ये आपको रिलेशन है। So that is the relation between total cost and marginal cost. Now let us discuss the graph of total cost and marginal cost. ग्राफ से पहले हम लोग शेड्यूल को देखेंगे। यहाँ पे जब आउटपुट 0 था, that time total cost was 10 but there was no marginal cost. मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे कोई आपको आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो वेरिएबल फैक्टर है उसको यूज नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट नहीं होगा। जब आउटपुट आपको 1 हुआ तो टोटल कॉस्ट 20 हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया 10। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 20 माइनस 10, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा आपको 10। जब आपको 2 आउटपुट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो टोटल कॉस्ट आपको 28 हो गया, इंक्रीज कर गया। मार्जिनल कॉस्ट कितना हो गया? 8, क्योंकि 20 और 28 के बीच का डिफरेंस है आपको 8। जब थर्ड यूनिट आपको प्रोड्यूस किया जा रहा है, टोटल कॉस्ट 34 हो गया, मार्जिनल कॉस्ट कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट आपको कम हो रहा है। यहाँ पे आपको मार्जिनल कॉस्ट जो है वो घट रहा है, कम हो रहा है। यहाँ तक आपको कम हुआ है 4th यूनिट तक। उसका यहाँ पे कांस्टेंट हो गया है, क्योंकि इसमें 4th यूनिट में भी 4 है और 5th यूनिट में भी 4 आपको है, यहाँ दोनों सेम है वैल्यू। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ तक जो है, यहाँ तक आपको जो टोटल कॉस्ट आपको इंक्रीज कर रहा है वो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज किया है, और उसके बाद इसके बाद ये जो इंक्रीज कर रहा है वो आपको इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है। इसका वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या है? 42 एंड 48 के बीच में कितना डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। फिर 48 एंड 56 के बीच में डिफरेंस कितना है? 8 का डिफरेंस है। फिर 56 एंड 66 के बीच कितना डिफरेंस है? आपको 10 का डिफरेंस है। तो पहले 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, यानी कि ये जो बढ़ रहा है वो इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट आपको बढ़ रहा है, इसी के चलते। तो मार्जिनल कॉस्ट यदि आपको बढ़ेगा, तो टोटल कॉस्ट जो है वो आपको इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा। ठीक है, जब मार्जिनल कॉस्ट आपको कांस्टेंट था, तो उसमें टोटल कॉस्ट आपको कांस्टेंट रेट में बढ़ रहा था, एक समान। जैसे 34 से यहाँ पे 4 बढ़ा, फिर 38 से 42, फिर यहाँ 4 बढ़ा, तो कांस्टेंट रेट में वहाँ बढ़ रहा है। लेकिन जब मार्जिनल कॉस्ट आपको डिक्रीज हो रहा था, कम हो रहा था, तो उसमें टोटल कॉस्ट जो बढ़ रहा था वो आपको डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा था। इंक्रीज तो कर रहा था वो, लेकिन घटते हुए रेट में आपको वो कर रहा था। जैसे पहले आपको 10 वैल्यू इंक्रीज किया 10 से 20 आने में, फिर उसके बाद आपको 20 से 28 में 8 इंक्रीज किया, फिर आपको 28 से 34 आने में आपको 6 इंक्रीज किया, यानी कि घटते हुए रेट में जो है वो बढ़ रहा है।
नाउ लेट अस डिस्कस द कर्व्स ऑफ द टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट रिलेशंस। यहाँ पे कर्व दिया हुआ टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का जो है रिलेशन जो यहाँ पे कर्व के द्वारा दिखाया गया है। हम लोग यहाँ पे कर्व को देख सकते हैं। कर्व देखिए आप, कर्व जो है पहले मार्जिनल कॉस्ट कम हो रहा है, स्टार्टिंग में आपको नीचे की तरफ जा रहा है। मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व इस तरह से है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज कर रहा है, इस तरह का कर्व है। यानी कि ये जो है आपको डिक्रीजिंग रेट में, यदि आपको कोई चीज़ बढ़ रहा है लेकिन घटते हुए रेट में बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट में बढ़ना। सो टीसी जो है आपको डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा होता है। फिर आपको जब मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट हो जाता है यहाँ पे इस जगह पे, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे कांस्टेंट रेट में इंक्रीज कर रहा होता है। और जब मार्जिनल कॉस्ट आपको इंक्रीज करने लगता है, बढ़ने लगता है, तो टोटल कॉस्ट आपको इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करता है। इस तरह से बढ़ते हुए रेट में, ज़्यादा रफ्तार में जो है ये बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या देखें रिलेशन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में, कि जब आपको मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है तो टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट में आपको इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। जब मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट हो गया तो टोटल कॉस्ट आपको कांस्टेंट रेट में इंक्रीज कर रहा है। और जब मार्जिनल कॉस्ट आपको इंक्रीज करने लगा, बढ़ने लगा, तो टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट में आपको इंक्रीज करने लगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें टोटल कॉस्ट का कर्व, हम लोग देखें मार्जिनल कॉस्ट का किस तरह से देखें कर्व। हम लोग पहले घटा, फिर आपको कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ा, इस तरह का देखें हम लोग। टोटल कॉस्ट का कर्व हम लोग किस तरह से देखें, पहले आपको डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हुआ, और फिर आपको इंक्रीजिंग रेट में आपको बढ़ने लगा। तो इस तरह का आपको जो है टोटल कॉस्ट का कर्व है। नो, ये जो कुछ भी हम लोग डिस्कस किए कॉस्ट के बारे में था, अब हम लोग रेवेन्यू देखेंगे। चूँकि टोटल रेवेन्यू उस दिन जो हम लोग देखे थे, एक दिन स्टार्ट किए थे, और उसके बाद फिर आपको मार्जिनल कॉस्ट हम बताए, रिलेशन बताया आपको उसके मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट इसके बीच में, टोटल कॉस्ट के बीच में। अब लोग टोटल रेवेन्यू फिर से जो है स्टार्ट करते हैं। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ फर्म रिसीव्स बाय सेलिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है, एक फर्म जो आपको आउटपुट को सेल करता है, जो टोटल आउटपुट को सेल करता है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको हम लोग टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। इसका फार्मूला जो है टोटल रेवेन्यू का, वो क्या है? टोटल रेवेन्यू का फार्मूला है टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी, AR इंटू Q। क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और जो प्राइस होता है वो दोनों चीज़ आपको सेम होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला को याद रखना है कि टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स इंटू क्वांटिटी, P इंटू Q। और यहाँ पे प्राइस की जगह पे एवरेज रेवेन्यू इंटू Q, ये दोनों आपको सेम हो जाएगा। इस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हैं। ना टोटल रेवेन्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के द्वारा आप देख सकते हैं कि व्हेन क्वांटिटी सोल्ड इज 1, प्राइस ऑफ गुड इज 10, देन टोटल रेवेन्यू विल बी 10। इफ क्वांटिटी सोल्ड इज 2 एंड प्राइस इज 9, then total revenue will be 18. When quantity sold is 3, price is 8, then total revenue will be 24. ठीक है, दोनों के बीच में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 10 10 हो गया, 2 इंटू 9 18 हो गया, 3 इंटू 8 24 हो गया। उसी तरह से 4 इंटू 7 28 हो गया, 5 इंटू 6 यहाँ पे 30 हो गया। 5 क्या है? क्वांटिटी है। प्राइस क्या है? आपको यहाँ पे 6 हो गया यहाँ पे। ना एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ प्राइस देखिए कम हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो प्राइस आपको कम जो होता है वो ज़्यादा सेल करने के लिए प्राइस को कम करना पड़ता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे जो है प्राइस आपको अलग अलग तरीक़ा से फिक्स किया जाता है। मोनोपोली में प्राइस आपको अलग तरीक़ा से फिक्स किया जाता है। जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें अलग तरीका, डिफरेंट तरीका से आपको जो है प्राइस को फिक्स किया जाता है। ओलिगोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में, सब में अलग अलग वेज से प्राइस को जो है फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइस को कम किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को सेल करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में नहीं होता, ये आपको मोनोपोली में ऐसा होता है। मोनोपोली में ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है तो प्राइस को क्या किया जाएगा? प्राइस को कम किया जाएगा। या फिर दूसरा फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। तो यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि प्राइस आपको कम हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में आपको कांस्टेंट होता है। तो जब हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि प्राइस ऐसा क्यों होता है, प्राइस क्यों चेंज होता है।
प्राइस क्यों कम होता है, प्राइस क्यों कांस्टेंट रहता है। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है। टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस आपको क्वांटिटी सोल्ड 1 है, प्राइस है 10, तो 10 इंटू 1 कर दिए तो टोटल रेवेन्यू आपको 10 हो गया। क्वांटिटी 2 सोल्ड है, प्राइस उसका 9 है, तो 2 इंटू 9 कर दिए तो 18 हो गया, ठीक है। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ना जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू जो है ये क्या होता है, इट इज़ पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ द कमोडिटी और इट इज़ पर यूनिट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। हम लोग टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं कि हम लोग कुछ गुड्स को वी हैव सोल्ड सम गुड्स एंड वी ऑब्टेन्ड इनकम फ्रॉम देयर, वी ऑब्टेन्ड मनी फ्रॉम देयर। No, so that is we are talking about the total revenue. When we sold all the goods, we got the money, we received the income, and that is total revenue. लेकिन एवरेज की जब बात किया जाएगा कि यानी कि एक पे कितना पड़ रहा है, यानी कि एक गुड्स को सेल करने के बाद जो है उस पे जो है कितना मनी आ रहा है, उसको हम लोग एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। जबकि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दो अलग अलग चीज़ है। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब हुआ कि जो लास्ट गुड को जो आप बेचे हैं, लास्ट यूनिट को जो आप बेचे हैं, उससे कितना आपको इनकम जो है आया, ठीक है। तो केवल एक यूनिट, लास्ट यूनिट की बात वहाँ किया जा रहा है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू लास्ट यूनिट की बात नहीं किया जाए। टोटल आपको डिवाइड बाय क्वांटिटी को हम लोग एवरेज रेवेन्यू जो है बोलते हैं, यानी कि टोटल जो गुड्स हम लोग बेचे हैं तो उसको यदि हम लोग डिवाइड कर देंगे हर एक यूनिट पे, हर एक गुड्स पे, तो आपको कितना जो है एवरेज में आएगा वैल्यू, कितना आपको एवरेज प्राइस उसका जो है आपको आएगा, इसलिए इसको प्राइस भी बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू को हम लोग। तो इट इज़ पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द कमोडिटी और इट इज़ पर यूनिट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइस। क्योंकि इनकम जो होता है किसी फर्म का वो क्या होता है, जो प्राइस पेड करता है कस्टमर। एक कस्टमर है, एक कंज्यूमर है, जो आपको कोई गुड्स को खरीदा और उसके बदले में जो पे किया वही पे जो किया वही इनकम हो जाता है फर्म का, वही बिजनेसमैन का इनकम हो जाता है। तो इसीलिए जो पे किया है वो क्या है, वो आपको है एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। और वही आपको प्राइस भी है, क्योंकि प्राइस किसके द्वारा जो है पे किया जाएगा, कंज्यूमर के द्वारा, और रेवेन्यू जो है किसके द्वारा लिया जाएगा, तो वो आपको बिजनेसमैन के द्वारा, फर्म के द्वारा। तो टोटल रेवेन्यू हम लोग पहले निकालेंगे। तो टोटल रेवेन्यू क्या है, पी इंटू क्यू है, ये फार्मूला हम लोग देखें। एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, टी आर बाई क्यू। अब देखो हम लोग टी आर को हम लोग लिख सकते हैं पी इंटू क्यू, क्योंकि टी आर का जो फार्मूला है वो क्या है, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो जब एवरेज रेवेन्यू हम लोग निकालेंगे, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू टी आर बाय क्यू, टी आर को हम लोग लिख सकते हैं पी इंटू क्यू। तो पी इंटू क्यू डिवाइड बाय क्यू, तो क्यू क्यू कट जाएगा, क्या बच जाएगा, पी। तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू पी, दैट इज एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। तो इस तरह से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों सेम चीज़ होता है, इस तरह से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। तो ये आपको एवरेज रेवेन्यू की हम लोग जो है यहाँ पे बात की हम लोग कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज मार्जिनल रेवेन्यू। What is marginal revenue? Marginal revenue is the addition to the total revenue from sale of an additional unit of a commodity, ठीक है। हम जैसा कि पहले ही बताया आपको कि मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू दोनों अलग अलग चीज़ है। दोनों एक ही यूनिट के बारे में बता रहा है, लेकिन मार्जिनल यूनिट जो है वो है आपको लास्ट यूनिट, जो लास्ट यूनिट है उसको बेचने से जो आपको मनी रिसिप्ट हुआ, उससे उसको लास्ट यूनिट को बेचने से जो आपके पास में इनकम आई वो आपको मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, ठीक है। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। जो टोटल रेवेन्यू आपके पास में आ रहा है उसमें जो एडिशन हुआ है एक यूनिट्स को बेचने से, उसको हम लोग बोलते हैं आपको मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल 10 गुड्स को बेचने से आपके पास में 100 रुपीज़ आया। 10 गुड्स को बेचने से आपके पास में कितना रेवेन्यू आया, 100 रुपीज़। जब आप 11 गुड्स को बेचे हैं तो आपके पास में रेवेन्यू आया रुपीज़ 105, ठीक है। जब आप 10 गुड्स को बेच रहे हैं तो रुपीज़ 100 आपके पास में रेवेन्यू आ रहा है, बट व्हेन यू आर सेलिंग 11 गुड्स देन यू आर गेटिंग रुपीज़ 105। सो 5 आपको ज़्यादा आ रहा है। जब 11th आप गुड्स को बेचे हैं, 11वां गुड्स को बेचे हैं, तो आपके पास में 5 रुपया जो है 5 रुपये ज़्यादा आ रहा है।
तो ये जो 5 रुपीज़ है वो हो गया आपको मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। जबकि एवरेज रेवेन्यू क्या होगा आपको, 10 गुड्स का एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, 100 डिवाइड बाय 10, दैट इज 10 10 जा 100, तो 10 हो गया यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू। ओके, तो ये आपको जो है यहाँ पे हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू का हम लोग फार्मूला देखें, मार्जिनल रेवेन्यू कॉन्सेप्ट देखें कि मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन टोटल रेवेन्यू, जैसे 100 से 105 हो गया, तो 5 हो गया आपको चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी पहले 10 था अब 11 हो गया यानी कि 1, तो 5 डिवाइड 1 इक्वल टू 5, सो मार्जिनल रेवेन्यू इज 5 हियर। ना चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कुछ एक्सरसाइज का प्रॉब्लम्स बनाते हैं हम लोग एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू से रिलेटेड। यह है यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड आउट एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, क्वांटिटी सोल्ड दिया हुआ है एंड टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है। सो क्वांटिटी सोल्ड इज गिवन एंड टोटल रेवेन्यू obtained by selling these goods are also given. Now we are supposed to calculate average revenue and marginal revenue. इस जो given value है उससे हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको क्वांटिटी सोल्ड दिया हुआ था 1 से लेकर के 6 तक दिया हुआ है, और टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है आपको 20 से लेकर के 60 तक। आप देख सकते हैं प्रीवियस स्लाइड में यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और उसको बेचने से जो रेवेन्यू आ रहा है वो भी दिया हुआ है 20 36 48 56 60 60, इस तरह से दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो जैसे टोटल रेवेन्यू 20 है, 20 डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड 1 है, तो 20 डिवाइड बाय 1 दैट इज़ 20 एवरेज रेवेन्यू हो गया। नेक्स्ट में टोटल रेवेन्यू 36 है, 36 डिवाइड बाय 2 कर दिए हम लोग, तो 18 आ गया एवरेज रेवेन्यू। नाउ व्हेन वी आर सेलिंग द थर्ड यूनिट टोटल रेवेन्यू इज 48, सो 48 डिवाइड बाय 3 ईयर 16 इज द एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। अब हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, तो टोटल रेवेन्यू से ही मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में आपको 20 था, फिर सेकेंड में 36 हो गया, तो यहाँ पे आपको पहला में मार्जिनल रेवेन्यू 20 होगा, फर्स्ट यूनिट में 20 ही रहेगा, 20 जो कि टोटल रेवेन्यू है। जब सेकेंड में 36 हो गया तो मार्जिनल रेवेन्यू आपको 16 हो गया। थर्ड यूनिट में जब आपको 48 है टोटल रेवेन्यू, तो कितना इंक्रीज किया यहाँ पे, 36 से 48 12 इंक्रीज किया है, तो 12 हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। जब फोर्थ यूनिट को आपको सेल किया जा रहा है तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 56 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे, 8 इंक्रीज किया, तो 8 हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। जब फिफ्थ यूनिट को सेल किया गया है तो टोटल रेवेन्यू 60 हुआ है, तो कितना इंक्रीज किया यहाँ पे, 56 से 60 यानी कि 4 इंक्रीज किया, सो दिस 4 विल बी द मार्जिनल रेवेन्यू। इस तरह से मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। नाउ लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर TR एंड MR। यहाँ पे यूनिट्स ऑफ आउटपुट दिया हुआ है 1 से लेकर के 4 तक, एंड एवरेज रेवेन्यू आपको दिया हुआ है हर एक यूनिट्स का 10 फिर 8 फिर 6 फिर 2। हम लोग यहाँ पे टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 दिया हुआ आपको आउटपुट है, एवरेज रेवेन्यू कितना है 10 है, तो 10 इंटू 1 दैट इज द टोटल रेवेन्यू 10 हो गया। फैन यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज 2 एंड एवरेज रेवेन्यू इज 8। हाउ विल फाइंड द टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू दैट इज 8 इंटू क्वांटिटी आउटपुट दैट इज 2, सो 8 इंटू 2 ये हो गया आपको 16 टोटल रेवेन्यू। उसी तरह से थर्ड यूनिट में आपको 3 हो गया यहाँ पे क्वांटिटी, एवरेज रेवेन्यू हो गया 6 आपको, तो 6 इंटू 3 18 हो गया टोटल रेवेन्यू। फिर 4 इंटू 2 यहाँ पे 8 हो गया टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग टोटल रेवेन्यू से निकालेंगे, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में आपको हम बताए थे, उसी तरह से यहाँ भी आप जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। टोटल रेवेन्यू 10 है फर्स्ट यूनिट में, तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ 10 हो गया। सेकेंड यूनिट में आपको टोटल रेवेन्यू 16 हो गया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 6 है, तो 6 हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। उसी तरह से थर्ड यूनिट में आपको टोटल रेवेन्यू 18 है, 16 18 दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का, तो 2 हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। फोर्थ यूनिट में आपको टोटल रेवेन्यू 8 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आपको
18 एंड 8 का 10 है, तो यहाँ पे आपको -10 यहाँ हो जाएगा। क्यों -10 हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपको कम हो रहा है। पहले 18 था, नो इट डिक्रीजेस टू 8, सो देयर इज 10 लेस, इसलिए -10 यहाँ पे हो जाएगा आपको मार्जिनल रेवेन्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू हम लोग टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू हम लोग डिस्कस किया आज। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।